हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ भाई, 6 बज चुके हैं और 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। नया बैच हमारा आज शुरू हो रहा है, पहली आज की क्लास है। तो यहाँ से प्रत्येक बच्चे को, जितने भी लोग पुराने हैं या जितने भी लोग नए हैं, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो पहली क्लास से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बैच में स्टार्ट करता हूं, उसमें पहले बैच में अप्रोक्स 7 या 8 मिनट हम लोग बातें करते हैं और उसके बाद आगे की चीजों की हम लोग शुरुआत करते हैं। ताकि कुछ स्टूडेंट नए हैं, कुछ स्टूडेंट पुराने हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बैच में नए हैं। चिंता करने की जरूरत करना मत आप लोग। मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो अपने पास होगा, जितने भी लोग नए हैं, थोड़ी सी देर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी नहीं सुनूंगा, सिर्फ आप लोग मेरी सुनोगे अगले कुछ देर के लिए। हमारा क्लास में पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला बैच फर्स्ट अपने पास क्लास है, नया बैच शुरू हो रहा है आज से। तो यहां पर अपने पास जो होगा, पहली जो क्लास, आज की जो क्लास है, ध्यान रखना, इसमें मैं शुरुआत में 7-8 मिनट ये आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग सबसे पहले, हमारी जो क्लास होगी वो 1 आवर की सबसे पहले क्लास होगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और ये सारी बातें हम लोग डेली नहीं करेंगे, सिर्फ आज क्योंकि नया बैच है। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में बता देता हूं। उसके बाद हम लोग लेंगे 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले 25 मिनट और। तो ये डेली की जो हमारी क्लास होगी वो अपने पास होने वाली है कितनी, 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी। उसके बाद कुछ बच्चे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं बाद में, क्योंकि पिछले बैच में नॉर्मली बातें कम हो पाती थी, तो लास्ट के 5 मिनट मैं आपसे, जो भी बच्चा हैंड रेज करेगा उसके पास कॉल लगा लूंगा। डेली मैं आपसे बात करूंगा 5 मिनट लास्ट में, जिसमें आप लोग कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है या कुछ और दिक्कत है या क्या है क्या नहीं है, किस टाइप से आप लोग तैयारी करो या क्या कोई भी कोई प्रॉब्लम अगर हो, तो उसके बारे में आप लोग मुझसे बात कर सकते हो सभी लोग। तो ये हमारा टोटल 1 आवर 35 मिनट का पूरा सेशन होगा। जब भी मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है, कि सबसे पहली बात कि ऑफलाइन में जो क्लासेस में पढ़ाता हूं, बहुत मैं पढ़ाया है मैंने ऑफलाइन और अब भी मैं पढ़ाता हूं। ऑफलाइन में ध्यान रखना, मैं स्टूडेंट से बुलवाता रहता हूं कि भाई हाँ ना बोलो, समझ में आया नहीं आया अपना हाथ ऊपर करो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। यहाँ पर बच्चे वहां पर बातचीत करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये वापस बताना, ये कहाँ से हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग अपने घर बैठे हो, तो जब तक आप लोग इसमें साथ साथ मुझसे बातचीत नहीं करोगे तब तक आप लोगों को चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी मैं आपसे पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया, तो बड़े बड़े कमेंट आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बोलना है समझ में आया तो एच और नहीं समझ में आया तो एन। इसी चीज में पूरा मैच हमारा चलने वाला है। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 1.5 घंटे की कम से कम 22 क्लासेस आप लोगों के लिए लगाई है, मतलब टोटल अप्रोक्स 32-35 आवर्स हम लोग, 33 आवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात, या कभी 2-4-5 मिनट लेट भी हो जाएगा पढ़ते हुए, तो टोटल 34 आवर्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी ज्योमेट्री की जो थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत सारी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा क्लास के बीच में। आपको लास्ट में हम लोग 5 मिनट रखेंगे, इसी चीज के लिए रखा है लास्ट का 5 मिनट, क्योंकि पिछली जो क्लास थी मेरी इतनी होती थी, अब की बार 5 मिनट मैंने और रख लिया आपके लिए लास्ट में। डेली आपसे मैं बातचीत करूंगा, तो उस टाइम का अपने पास टाइम होगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आपका मूड फ्रेश रहे। लेकिन बीच बीच में आप लोग एच और एन मेरी क्लास में बोलते रहना, जिससे आपका डेली आने का मन करेगा। नहीं तो आज आप लोग घर पर बैठकर मोबाइल, पहली क्लास अभी फीस ही जमा करवाई है, अचानक लगेगा यार अभी तो फीस दी, मुझे पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7-8 दिन बाद आप लोग आना कम शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि यार मैं जो 7 या 8 दिन पढ़ चुका हूं, इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा काम, कि अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे ना सर, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, इस पर तो थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया। बैच में शुरुआत करने जा रहा हूं, टोटल अपने पास कंप्लीट मैं आप लोगों को सिलेबस करवाने वाला हूं। मैथ्स में पढ़ाता हूं 3 पार्ट में बांटकर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड बैच जो है वो आज या कल, कल या परसों तक ये अनाउंस मैं करवा दूंगा आपके लिए, तीनों बैच। एक बैच में अनाउंस कर चुका हूं, 3 पार्ट में बांटकर मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। लेकिन जब आप लोगों के लिए मैं पहला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा आपको और उसके बाद थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा, उस टाइम तक ये फर्स्ट पार्ट की चीजें आप लोग भूल चुके होंगे। जिस भी बच्चे को अगर लगता है कि सर मैथ्स एक बार आप पढ़ाओ और उसके बाद मेरे को ऐसा आना चाहिए कि मैं दूसरे किसी को पढ़ा भी सकता हूं, या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसको मैं मतलब नहीं कर पाऊं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्लास के अलावा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा कम से कम 3 घंटे मैथ्स। ये जो आपका स्क्रीन टाइम है, मुझे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अलावा कम से कम आप लोगों को 3 घंटे और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को 1 घंटे तो जो मैंने आज पढ़ा है ना उसको पढ़ना है, 1 आवर पढ़ना है। उसके अलावा 2 घंटे आपको हमेशा और हमेशा देना है। जो भी चैप्टर पहले की तरफ हो जाए, बोलिए एकदम ठीक है क्या?
एक ही बात आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए कि हमेशा आप लोगों को बैठकर ऐसे नहीं देखना कि यार मैं एच और एन क्या लिखूं, नहीं तो फिर मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को कि आपका फिर 2, 10, 15, 20 महीने भर, और कोर्स जो अगर अच्छे से आप लोगों को करना है तो 6-7 महीने आप लोगों को पूरे अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बस एच और एन बोलते रहना, फिर आप लोग खुद ही आ जाओगे, खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। 1 घंटे आप लोगों को खुद को जो आज मैंने पढ़ा है उसको पढ़ना है, साथ साथ 2 घंटे आप लोगों को पहले वाला पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप लोग ज्योमेट्री, आज ज्योमेट्री थोड़े दिन बाद कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने आज पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर ही पढ़ना है। उसके अलावा ज्योमेट्री को आपको कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ना है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं तीसरा चैप्टर अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे पहला ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ, तीसरा मैं आप लोगों को इस टाइम आप लोगों को मान लीजिए पढ़ा रहा हूं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन करने से पहले होगा क्या कि आप लोगों को कम से कम ये तो डेली 1 घंटे ही पढ़ना है। इसके जो भी मैं एक दिन में पढ़ाऊंगा इतना ही मैं पढ़ाता हूं, कोई बहुत ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूं, थोड़ा स्लो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। इसके अलावा इसको 2 घंटे देने। तो इससे क्या होगा कि जिस दिन हम लोग ये तीनों पार्ट कंप्लीट करेंगे, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जिस दिन हम लोग ये तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके कम से कम 10 से 15 बार हो जाएंगे। और 10 से 15 बार छोड़ो, जिस दिन 5 से 6 बार हो जाएंगे उस दिन आप लोगों की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना। 2 स्टूडेंट आपके आसपास हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। इसको कोई भी क्वेश्चन दो आप एग्जाम में, ये हर प्रत्येक क्वेश्चन कर लेता है। कोई भी क्वेश्चन दे दो, इसको भी कोई क्वेश्चन दे दो, ये क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन ये वाला जो बंदा है, लैग आ गया है क्या? लैग तो नहीं आया होगा, मेरी तरफ नेटवर्क एकदम ठीक है भाई, एकदम सही चल रहा है ना। देखिए मैं ये भी बताता हूं, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, यहां पर होगा क्या कि कुछ देखिए, अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ें, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको आपकी तरफ भी नेटवर्क ठीक रखना पड़ेगा। मेरी तरफ नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, कभी कभार आपकी तरफ नेटवर्क खराब होगा और उसके बाद आप सोचते हो कि यार हमने जो है ना लैग इन्वेंट कर दिया। सबसे पहले मुझे पता लगा, सर को सबसे पहले मैं बताऊंगा, छोटा मोटा मेरी तरफ से भी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, छोटा मोटा लैग मेरी तरफ से भी हो सकता है। लेकिन एक आधे सेकंड का कोई छोटा मोटा लैग अगर हो, उसको आप लोग झेला करो। नहीं तो मैं फिर रिफ्रेश करूंगा, फिर सभी को प्रॉब्लम, जिसको नई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो आप लोग सबसे पहले ये मत सोचा करो कि आज पहली बार मुझे ही पता लगा है, सबसे पहले मैं बताता हूं और मुझे मिलेगा एक बड़ा सा इनाम। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए छोटा मोटा कोई लैग होगा तो उसको झेल लिया करो, ज्यादा ही हो तो मुझे बताया करो। बस मैं तो ये आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, ये चीज समझाना चाह रहा हूं, छोटा मोटा हो तो झेल लिया करो आप लोग। ठीक है ना? ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर पहले स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन कर देता है, कर देता है, दूसरा भी कर देता है, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और इसका सिलेक्शन हो जाता है। याद रखना, मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को, जो भी बच्चा नया ज्वाइन हुआ है, आप मेरे भरोसे रह सकते हो। ये मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं कि मैं किसी भी बच्चे को, मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी बच्चे को, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, मैं किसी भी बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं। क्वेश्चंस करना आप लोग शुरू कर दोगे। लेकिन एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि आप लोग जब तक, इस बच्चे ने क्वेश्चन तो कर लेता है लेकिन ये पहली बार पढ़ेगा पूरे क्वेश्चन को एग्जाम में बैठकर, फिर दूसरी बार पढ़ेगा, फिर तीसरी बार पढ़ेगा, थर्ड टाइम पढ़ने के बाद उसको पता लगा कि ओहो ये अपने पास क्वेश्चन अच्छा ऐसे होना चाहिए था। जबकि एक दूसरा बच्चा है, वो क्वेश्चन को करते टाइम, पढ़ते टाइम ही जब बीच में पहुंचा तभी उसको अप्रोच समझ में आ गई कि इसमें क्या हमने अप्रोच लगानी है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ता है 3 से 4 बार, उसको बाद क्वेश्चन क्वेश्चन तो ये भी सोल्व करता है प्रत्येक क्वेश्चन, और ये भी सोल्व करता है। सिलेक्शन लेकिन एग्जाम के अंदर इसका होगा। और ये चीज इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज में के नीचे आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको आएगी किसी भी चैप्टर को 5 से 6 बार करने पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को आप लोग, एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़िए और उसके बाद किसी भी चीज को आप लोग एक बार पढ़ो और एग्जाम में जाकर 4 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो। बजाय यहां पर 5 बार पढ़ लो और एग्जाम में एक बार पढ़ने के बाद करो। यानी कि कम से कम 5 से 6 बार किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है। रेज हैंड अगर कोई भी बच्चा करेगा तो उससे मैं बात करूंगा लास्ट में। ये अपना सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए। आप लोग दो काम करना, एक तो रेगुलर रहना, दूसरा एच और एन बोलते रहना। बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है, मैं 100% आपको मैथ सिखा दूंगा। एसएससी के लिए मैं आप लोगों को कौन कौन से के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसएससी मेंस के लिए। ये जो बैच है स्पेशल मैथ्स का बैच है। हम लोग 3 टाइप के बैचेज चलाते हैं। मैं जो नॉर्मली पढ़ाता हूँ, मैं 3 टाइप के बैच पढ़ाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर ये जो बैच होता है, ये बैच होता है एक प्री का स्टूडेंट अगर आता है कोई भी, उसके लिए ये सबसे पहले बैच होता है। दूसरा एक मेंस का बैच होता है, और तीसरा अपने पास जो भी बैचेज होते हैं वो स्पेशल बैच, मैथ्स के बैच होता है। स्पेशल मैथ्स का ये बैच है अपने पास।
तो स्पेशल मैथ्स का जो बैच है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये वाले बैच में हम लोग बच्चे की शुरुआत करते हैं और फिर जहां तक उनका मतलब एसएससी का प्री प्लस मेंस टोटल हम लोग इसके प्री वाले जो बच्चे आता है एसएससी प्री प्लस मेंस इसमें मैं पढ़ा देता हूँ। दूसरे टाइप का जो बैच होता है एक मेंस का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ी सी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर कम और प्रैक्टिस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। मेंस का बैच जो ज्यादा से ज्यादा चलता है 2 से 3 महीने, जिसमें प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे के क्वेश्चन 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 करता जाए। तीसरा एक जो बैच होता है अपने पास स्पेशल मैथ्स का बैच होता है, जिसमें मैं ये मानकर चलता हूं, इसमें भी यही मानकर चलता हूं मैं, लेकिन ओनली एसएससी के लिए। इसमें मानकर चलता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं आता, आप इस चैप्टर का नाम आज पहली बार सुन रहे हो, मतलब 10th तक तो आप पढ़े हो, उसके बाद मैथ्स छोड़ चुके हो, आज पहली बार वापस देख रहे हो, सब कुछ आप भूल चुके हो, और उसके बाद हम लोग अपने स्टैंडर्ड का अपने क्वेश्चंस को बढ़ाना शुरू करते हैं। मैं आपको ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। इसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीपीओ है, अपने पास जितने भी एसएससी के एग्जाम मतलब मेंस है, प्री है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, वो सारे के सारे, मेंस आ गया मतलब सारे आ गए। दूसरा जितने भी सीडीएस के एग्जाम अपने पास होंगे, सीडीएस है, एफ कैट है, जितने भी अपने पास एग्जाम होते हैं सीडीएस के, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ध्यान रखना रेलवे के, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सारे का सारा टॉपिक में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको अलग से कभी भी कोई भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत है नहीं। याद रखना, मैं एक चीज पहली बार आप लोगों को, पहली बार क्या पहले दिन आप लोगों को बता देता हूं, बैंक वाले बच्चों के लिए जैसे मैंने पढ़ाया परसेंटेज मान लो, तो परसेंटेज जो है बैंक में मैं जो पढ़ाऊं उससे बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मैं यहां पर नहीं पढ़ाता हूं, जो बैंक में एक्स्ट्रा है, उनको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बैंक्स में मैं सिर्फ बैंक के लिए मैं कवर करवाता हूँ 70 या 80% कोर्स, जो कि 100% नहीं कवर करवाता, ये लोग ध्यान रखना। बाकी आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई चीज वापस ज्वाइन करने की जरूरत होगी नहीं कभी भी, चाहे प्री देना चाहे मेंस देना, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि कहीं भी अगर ज्वाइन करोगे, ज्यादा से ज्यादा शुरुआत के 4 या 5 दिन क्लास ले पाओगे। अगर ये बैच कंटिन्यू रेगुलर अगर लेते हो, 4 to 5 डेज बाद आप लोग वहां पर क्लास खुद ही लेना बंद कर दोगे कि यार यहाँ पर तो अपने को मजे नहीं आ रहे। मैं इतनी बात आप लोगों को बता सकता हूँ। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने ये चैप्टर अगर पढ़ाया शुरुआत के, मैं भाई जो भी बैच स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। आप ये मत मान लेना कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम आगे मतलब मैं कभी एक्स्ट्रा बातें तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन आज पहले दिन कुछ बच्चे नए हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी बातें हर बैच में बताता ही हूँ। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली ये एसएससी के लिए है, तो जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसएससी में आज तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए वो सारे मैं कवर करूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स की एक बुक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें अपने पास सीजीएल प्री के सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नोट्स जो प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो सीजीएल प्री के जो क्वेश्चंस होंगे 2017 के, 2018 के, 2019 के और 2020 के, ऐसे ही अपने पास मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। 2017, 18, 19 के पेपर में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सीपीओ 2017, 2018, उससे पहले के अगर कोई बच्चा चाहता है, वैसे तो मत करना, उससे पहले क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं। सीएचएसएल के 2015-16 से पहले ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। और सीडीएस के पिछले 10 साल के पेपर, 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को करवा दूंगा प्रोवाइड। जो क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम 2021 का हो चुका है तो उसके 2021 के भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। जिस दिन पेपर हो जाता है उसके अगले दिन मैं चीजें अपडेट कर देता हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखना। पूरा मटेरियल मैं मेरी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड, ये तो मैं बाद में दूंगा, इससे पहले प्रत्येक टॉपिक के कम से कम आपको 400 के अप्रोक्स एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस दे दूंगा। इतना कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आप लोगों का मैथ्स जाएगा, लेकिन इतने के लिए आप लोग मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना। इसमें रेलवे के क्वेश्चंस भी अगर हम लोग कुछ, पूरा तो मैं नहीं डलवा पाऊंगा, लेकिन कुछ रेलवे के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। रिवान कुछ लिख ही नहीं रहा, इसको सजेस्ट किया किसी ने कि डिडंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर सजेस्ट करता रहता है, तो ये उस पर इसने नया सीखा कि इस पर करके देखता हूं। वो तो कुछ एच और एन लिखने में भी उसको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर तो सारे का सारा जो मटेरियल है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो वो मैं देखते चलूंगा। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे बता दीजिए। चलिए आज की क्लास अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बस एच और एन आप लोग बोलते रहना, उसके बाद आपको कोई भी बुक कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ये याद रखना। बुक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए हम लोग, हमारा चैप्टर है पहला और हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की।
ज्योमेट्री की क्लास अपने पास फर्स्ट है, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। याद रखना, पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं थ्योरी। पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी बताने वाला हूं, कुछ भी चीज समझानी होगी इसके साथ साथ मैं एक या दो क्वेश्चन मेरी तरफ से ही लिखकर उस चीज को समझा दूंगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं। पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखो, कुछ बच्चों का नेटवर्क आपकी तरफ आरती नेटवर्क आपके पास सही नहीं है, शिवाली आपके पास नेटवर्क सही नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो नेटवर्क मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। देखिए कितने लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपके पास दिक्कत आ रही है तो आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। मेरी तरफ मुझे नहीं लगता कि कोई भी इश्यू है क्या, नहीं तो फिर हम लोग ऑनलाइन पहले दिन, और बाकी जो बच्चे हैं पुराना या कोई नया बच्चा डरना मत, ये फर्स्ट डे होते ही हैं ऐसे। अगले 2 या 3 दिन में ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे बचेंगे, जो सीरियस हैं वो बचेंगे, ओनली और ओनली। तो पहली क्लास में कोई बच्चा घबरा मत जाना, क्योंकि मुझे तो आदत है। पहले तो क्या होता था, मैं घबरा जाता था शुरुआत में कि यार ऑनलाइन क्या है, कैसे होगा, ये इतने बच्चे आ गए हैं, ये तो लैग 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 चिल्ला रहे हैं देखिए। तो फिर क्या होता है, जैसे पीयूष है, अब इसको आदत हो जाएगी फिर धीरे धीरे, ठीक है ना। जबकि यहाँ से धीरे धीरे मुझे पता लग गया है, जैसे कोरोना का पता लग गया अपने को कि एक बार पीक आएगा और महीने भर बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हमें धीरे धीरे उन चीजों का मुझे भी पता लग गया है कि फर्स्ट डे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसमें एकदम आज तो पढ़ ही डालेंगे। फिर पता लगता है कि यार ये तो टाइम लग रहा है, कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो फिर उनके पास इतना टाइम होता है नहीं। इसलिए कोई घबरा मत जाना, कोई भी बच्चा कि ये तो यार ऑनलाइन में तो थोड़ा फीस भी दे दी है, ये तो लैग भी आ रहा है, ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे मत सोच लेना कोई भी बच्चा कि अब क्या करें। 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी चीज की आपको कंप्लीट, अब मैं पढ़ाने की आपको शुरुआत करता हूं। कैट भी कवर होगा भाई, आप मतलब बहुत हाई लेवल, मैं जीरो मानकर चलूंगा। और जितना भी एसएससी में पूछता है उससे कम से कम मैं 100% ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको, इसके लेवल से 100% ज्यादा पढ़ाऊंगा। दिवाकर बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कैट ही में पूरा पढ़ाऊंगा आपको, कि पूरा का पूरा कैट पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके जो एसएससी में आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा का सारा मैं कवर करवाऊंगा। चिंता करने की जरूरत है नहीं, वो चीज आप मेरे पर छोड़ दो, उसको आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ज्योमेट्री में अगर आप लोग शुरुआत करते हैं, देखिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, तब तक प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, हमेशा आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका पहले पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर इतनी बात हमें पता होगी तो फिर अपने पास दिमाग में जैसे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ यार मुझे ये चीज पढ़नी है। जैसे अगर मैथ्स को हम लोग बांटना शुरू करें, तो मैथ्स में टोटल 18 टॉपिक हैं जो एसएससी में या रेलवे में या सीडीएस में अपने सामने आता है। उसमें से एक टॉपिक जो है वो ज्योमेट्री है। क्योंकि ये जो बैच है मेनली एसएससी का ही बैच है, तो उसको मैं ज्यादा बार बोलूंगा, उसका ज्यादा नाम लूंगा, बाकी कवर में सारा वो करवा दूंगा। ज्योमेट्री के प्री अगर देने आप लोग बैठते हो तो 2 क्वेश्चन क्या आप लोगों को, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ज्योमेट्री के। हो सकता है कभी एक भी मिल जाए, लेकिन मेंस अगर देने आप लोग बैठते हो 10 से 12 क्वेश्चन 100% आप लोगों को ज्योमेट्री के मिलने हैं। और ऐसे ही अगर आप लोग सीडीएस देते हो तो हो सकता है आप लोगों को कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ज्योमेट्री को देखने को मिले, या 10 से 12 क्वेश्चन इसमें भी आपके पास मिलते ही मिलते हैं, ध्यान रखना। तो ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो कम से कम 22 मार्क्स का टॉपिक तो ये मेंस में है और 2 का प्री में है। तो टोटल अपने पास प्री और मेंस में मिला दिया जाए तो 25 मार्क्स के अप्रोक्स का एक टॉपिक है। मैथ्स का टोटल प्री और मेंस आप लोगों को पता होगा 50 और 200 मेंस होता है। प्री होगा अपने पास 50 का, 200 होगा मेंस का, जिसमें से अपने पास 250 में से 25 नंबर का जो टॉपिक है वो है अपने पास ज्योमेट्री, जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि अपने पास प्री का जो पेपर होगा इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन अपने पास आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो अपने पास यहाँ पर ये कितना होगा, 50 मार्क्स का, 50 50 और 50 200 मार्क्स का। ये आप लोगों को सभी को पहले से ही पता होगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, यहाँ पर अपने पास ये जो टॉपिक है मैथ्स का, मेंस अगर देने बैठते हो 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स, और इंग्लिश अगर दोगे मेंस 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का टॉपिक पूरा पेपर प्री होता है, 400 मार्क्स का मेंस होता है, और इन दोनों को मिलाकर टोटल अपने पास 400 प्लस अपने पास 200 यानी 600 मार्क्स का अपने पास टोटल कट ऑफ आपकी निकलेगी। 100 मार्क्स बाद में आपका मेंस और होता है, लेकिन आप लोग अगर बात करोगे 50 मार्क्स का यहाँ पर और 200 मार्क्स का यहाँ पर, तो 600 में से याद रखना कि 250 मार्क्स का तो मैथ्स है और 250 मार्क्स का ही आपके पास इंग्लिश है। दोनों में से एक सब्जेक्ट आप लोग, मैथ्स या इंग्लिश, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब 250 में से आपके मार्क्स आने चाहिए कम से कम 240 प्लस। और ये मैं कोई आइडियल स्कोर आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के स्कोर आता है 250 में से 250 भी आता है, 245 भी आता है, 247.5 भी आता है। बहुत सारे बच्चों के मैथ्स में ऐसा स्कोर आता है। तो आप लोग कोशिश करना कि मैं ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको कंप्लीट 250 मार्क्स का आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। एक बार जमकर आप लोग पढ़ लो, फिर जिंदगी में ये जो मैथ्स है आपको वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी
नहीं, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा सीरियस रहना। इंग्लिश में भी ऐसे ही थोड़ी सी इंग्लिश पर भी आप लोग ध्यान दिया करो। तो डेली अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ने का टाइम पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स को आपको देने चाहिए 3 घंटे, स्क्रीन टाइम के अलावा इंग्लिश को देने चाहिए 3 घंटे, 1 घंटा आप लोगों के लिए रीजनिंग बहुत है, और ज्यादा बता दिया 1 घंटा, आप लोग 40 मिनट भी डेली दे दोगे ना तो 2-3 महीने में हो जाती है। और रीजनिंग को भी आपको कम से सॉरी जीके को भी आपको कम से कम 2-2.5 घंटे तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। तो आपको डेली अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको कम से कम 9 से 10 घंटे, 9 to 10 आवर्स डेली निकालने चाहिए। स्क्रीन टाइम के अलावा स्क्रीन पर आप लोग दो सब्जेक्ट, कोई बच्चा नया है दो सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि पहले मुझे मैथ्स और जीके करनी है और उसके बाद मुझे इंग्लिश और रीजनिंग करनी है, क्योंकि नहीं तो स्क्रीन टाइम ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे इंग्लिश, 1.5 घंटे रीजनिंग, फिर तो आप लोग क्या खुद क्या पढ़ोगे। तो दो सब्जेक्ट में आप लोग बांट लीजिए। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो पॉइंट हैं वो अपने पास है लाइन एंड एंगल। ये जैसे रेखाएं एवं कोण, लाइन एंड एंगल, और इसी के अंदर आता है कुछ बेसिक चीजें, अपने पास पॉइंट है, वो सारी छोटी छोटी चीजें, प्लेन है, सारी चीजें। दूसरा अपने पास अगर हम लोग देखें तो अपने पास आता है ट्रायंगल, अपने पास होगा त्रिभुज, ऊपर वाला है रेखाएं एवं कोण। उसके बाद अपने पास 3 नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले ज्योमेट्री, पूरे मैथ्स में 18 में से एक टॉपिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सर्किल के बारे में, यहाँ पर तीसरा वृत्त के बारे में। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 4 नंबर जो टॉपिक अपने पास होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में, और फिर अपने पास है पॉलीगन यानी कि बहुभुज के बारे में। ज्योमेट्री के अंदर आप लोग ये 5 टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। ये 5 टॉपिक जब आप लोग पढ़ोगे, एंगल, लाइन, ये तो शुरुआत में बिल्कुल आसान होगा, इसमें पॉइंट, लाइन, एंगल किस किस टाइप के होते हैं। फिर जब आप लोग ट्रायंगल पढ़ने की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे बिल्कुल बेसिक। बेसिक अपने पास यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। बी पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर इसके सेंटर्स होते हैं, जैसे इन सेंटर अपने पास होगा। याद रखना अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों के लिए ये चीजें लिखता चलूंगा। 3 नंबर जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा सेंट्रोइड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिख दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी नॉर्मली वैसे हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, और फिर हम लोग अब पढ़ाने की शुरुआत ही मैं कर रहा हूं, मतलब अब यहाँ से हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। डेली कोई ऐसी बातें होंगी नहीं। पहले दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका बता दिया है। एच और एन का ध्यान रखना आप लोग, कभी कभार मैं टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको चुप करवा दूंगा जिस टाइम कोई नहीं बोल पाएगा। फिर अपने पास सेंट्रोइड होगा, फिर सरकम सेंटर होगा। उसके बाद अपने पास ई जो पॉइंट अपने पास होगा वो अपने पास ऑर्थो सेंटर होगा। इसके बाद अपने पास एफ जो पॉइंट होगा वो अपने पास कॉन्ग्रेंसी होगा। ई एफ जी जो पॉइंट होगा वो अपने पास होगा सिमिलरिटी। उसके बाद अपने पास एच जो पॉइंट होगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सीबीएन के बारे में। इसके बाद एच आई जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एमपीजी के बारे में। आई के बाद जो जे पॉइंट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस, जो चीजें कोई बच जाएंगी वो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग इसके अंदर जैसे पढ़ने चलते हो, एक एक पॉइंट अगर बांट लोगे ना कि हाँ मुझे इसके अंदर इतनी चीजें पढ़नी है, फिर जैसे इन सेंटर के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसके अंदर 6 पॉइंट पढ़ लेंगे। जैसे अपने पास इन सेंटर में लिख नहीं रहा हूं सारे के सारे पॉइंट, जैसे हम लोग 12 या 13 पॉइंट पढ़ लेंगे, और इतना डीप से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओ। आप 2021 का दो, 2022 का दो, 2023 का दो, 2024 का एसएससी कभी का भी देना, एक बार अगर बेसिक क्लियर हो गया फिर तो आप लोगों की प्रैक्टिस पर है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या। इतना डीप से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डीप में तो हम लोग पहुंच जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन डेली अगर पढ़ोगे मेरा पढ़ाया हुआ तो समझ में आएगा, डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। डेली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ोगे तो ही मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये आप लोग याद रखना। बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन क्योंकि याद रखना मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है। अगर मुझे यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, अगर मुझे सिर्फ एसएससी पढ़ाना हो ना, अगर एसएससी ही मुझे पढ़ाना हो तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे अगर मैं 40% भी पढ़ा दूं तो भी एसएससी का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कभी भी पेपर कितना भी टफ बन सकता है, कितना भी वो अलग पेपर बना ले, अपना जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में नहीं घबराए, उससे तो सारे के सारे क्वेश्चन होने ही चाहिए। तो उन लोगों के लिए हम लोग जितना एसएससी में आता है उससे डबल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्लो चलूंगा, उस चीज में आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना भाई। पहली क्लास में मैं बता देता हूं, हम लोग
फैकल्टी लोग सिलेक्शन नहीं करवा सकते, हम लोग सिलेक्शन अगर करवाते हैं तो फिर हमारे आसपास वाले लोगों का ही सबसे पहले सिलेक्शन करवा देते हैं। सेम फैकल्टी होगा, सेम ही मटेरियल होगा, सेम ही सारी चीजें होती हैं, कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अगर आप लोग पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, अगर नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। सिलेक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पर। कोई पूछेगा कि सर आप कितना परसेंट हमारे सिलेक्शन में योगदान होगा, मेरा होगा सिर्फ और सिर्फ 0.00001%। बाकी पूरा 99.999% सिर्फ और सिर्फ आपके कारण होगा। मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। मैं हमारा काम क्या होता है फैकल्टी लोगों का, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम थोड़ा सा कम करवाते हैं ओनली, बस कि जो चीज आपको 3 महीने पढ़ने के बाद पता लगे उसको हम लोग एक दिन में बता देते हैं। आपका टाइम सिर्फ थोड़ा सा और कम करवाते हैं सिलेक्शन में। जो आपका 5 साल में होने वाला था उसको 1 साल 1.5 साल में हम लोग करवाते हैं। सिर्फ हमारा काम इतना ही है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले। और यहां पर देखिए, अगर मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा, किसी भी टॉपिक से शुरुआत कर लो, जो मर्जी है उसको शुरुआत कर लीजिए। ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट अपने पास, एक ऐसा नहीं है कि अपने पास यहां पर ओनली ट्रायंगल है या ओनली सर्किल है। आगे की चीजें अपने पास पहले कहीं से शुरुआत कर लो, आगे की चीजें अपने पास पहले आती रहेंगी, पहले की चीजें आगे आती रहेंगी। तो ऐसे जो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, जो बात आपको याद करनी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में आप लोगों के लिए लिख दूंगा यहां पर, और मैं कहूंगा कि इसको आप लोग याद कर लो। और जिस टाइम ऐसा होता क्यों है वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं ज्योमेट्री में 8 क्वेश्चन आए मेंस में तो 8, 10 आए तो 10 और 11 के 11 आए तो 11 सही होने चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। 12 आए तो मेरे सर 12 के 12 सही होने चाहिए, उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो भी चीज आपके सामने है उससे पहले क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आप लोगों को हर क्यों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोग मुझसे पूछो कि ये क्यों हुआ और मैं आपको नहीं समझा पाऊं। लेकिन जो भी एसएससी में चीजें आज तक आई हुई हैं इनको तो मैं आप लोगों के लिए प्रूव कर दूंगा। उसके अलावा जो भी चीजें होंगी भाई उसको आप लोगों को खुद को भी देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एसएससी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। फिर कभी कभार ऐसी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा जो एसएससी में आज तक नहीं पूछी, उसको प्रूव करने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत सारा टाइम बिना मतलब भी हमारा वेस्ट होता है। तो कुछ चीजें जो होंगी वो जो एसएससी में आज तक जितने क्वेश्चन आए हर चीज को मैं प्रूव करूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड होता है तो कुछ चीजें आप लोग खुद भी सोचने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों का दिमाग बढ़ना शुरू हो, आपका दिमाग चलना शुरू हो इस टॉपिक में। यानी कि जब आप लोग कोई भी पॉइंट अगर देखो ना, उसको आप लोग उससे पहले क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों होता है। और पूरे ज्योमेट्री में पूरा टॉपिक है, आगे की चीजें अपने पास पहले भी काम में आएंगी, पहले की चीजें आगे भी काम में आएंगी। तो आगे की चीजें अपने पास पहले काम में आएंगी, उसको मैं एक बार कहूंगा लाइन खींच के कि भाई इस चीज को आप लोग याद कर लो, एक बार के लिए याद कर लो। देखिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ट्रायंगल का, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई ट्रायंगल की, और ट्रायंगल में भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी चीजें, ट्रायंगल यानी त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल आज पहली क्लास है, मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताऊंगा ताकि पूरी क्लास हमारे साथ हो जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ सके। पहला पॉइंट या ए पॉइंट बेसिक है, और बेसिक का पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना जो आप लोगों को बचपन से ही याद है। कोई कहे कि ट्रायंगल में क्या याद है, तो एक बच्चा कहेगा कि सर मुझे ये याद है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल अपने पास अगर है, इसमें तीनों एंगल्स का जो सम होगा, ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। और जैसे ही आपके पास कोई भी चीज अगर आती है, जो भी पॉइंट होगा मैं हर क्यों आप लोगों को बताऊंगा, प्लस सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मुझसे पढ़ने के बाद आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब अपने पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें मैं सीख चुका हूं, अब अपने पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। तो ये देखते जाना, किसी बच्चे को हो सकता है पहले से भी याद हो, किसी बच्चे को हो सकता है पहले से याद नहीं हो, लेकिन मैं हर पॉइंट आपको बताऊंगा, जो याद है वो भी, नहीं है वो भी। अपने आप लोग अगर याद है तो अपने नोट्स को आप लोग चेक करते जाना। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, एक बात जो आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए, एक पॉइंट जो होता है उस पर बना एंगल 360 डिग्री होता है। ये जो कंप्लीट एंगल अगर माना जाता है, ये अपने पास आपको जो याद रखना चाहिए वो ध्यान से समझना, मैं एकदम स्लो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये अपने पास है 360 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी हो तो एक तरफ बना एंगल, ये टोटल 360 डिग्री होता है गोलाई में, टोटल को 360 डिग्री हम लोग बोलते हैं। ये जो अपने पास एक ही तरफ अगर होगा, इससे आधा मतलब 360 से आधा, तो ये अपने पास कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री। अगर आप लोग आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, ये चीज ध्यान रखना, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो जो इसके ऑल्टरनेट एंगल होंगे, जब भी जेड बन रहा हो, चाहे वो सीधा बने चाहे उल्टा बने, उससे आप लोग मत घबराना। अगर ये जेड बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे, एकांतर कोण जो होता है, मान लो ये अपने पास अगर बन रहा है तो एकांतर कोण जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ये वाला जो एंगल एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ध्यान रखना ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो यानी कि जेड चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, ये चाहे यहाँ पर ये कोण
अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों आया ये बाद में जब आपके पास आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको ये चीजें याद करनी चाहिए सभी बच्चों को। अभी आप लोगों को इस चीज को याद रखना है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि लाइन अपने पास पैरेलल है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए यहां से एक पैरेलल लाइन हम लोग खींचते हैं। ये सर्किल नहीं है, ये एक पैरेलल लाइन है। इस एंगल को अगर मैं नाम दूं, ये वाला जो एंगल है इसको मैं अगर 1 नंबर नाम दूं अपने पास, या ये अगर एंगल बी है, तो मुझे बताइए ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण कैसे, लाइन पैरेलल क्यों है, हमने खुद ने ड्रॉ की है पैरेलल लाइन। तो मुझे बताइए ये एंगल बी है तो क्या ये भी एंगल बी होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल अगर सी है, तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या ये वाला एंगल भी अपने पास सी होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल सी होगा। और ये वाला एंगल जो है अपने पास बीच में, वो तो अपने पास एंगल ए है ही। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो, 3 बनो, 5 बनो, 7 बनो, 10 बनो, 15 बनो, उस पर बने एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा होगा 180 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो, ताकि मुझे पता लगता रहे। सिर्फ और सिर्फ पूरा मैथ्स अपना चलेगा एच और एन में। एक बात जो मेरी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जिस भी बच्चे, मुझे अगर लगेगा कि यार बहुत सारे बच्चों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं नहीं समझा पाया, तो मैं मेरी तरफ से चीजें रिपीट करूंगा। ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक या दो बच्चे मैंने देखा है कि नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी नहीं समझ में आए, रिपीट का आपके पास ऑप्शन होगा। थोड़ी देर बाद आप रिकॉर्डेड मेरी क्लासेस सारे बच्चे देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं जो आपको याद रखना चाहिए, कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। याद रखना। एक छोटी सी बात और, एक बात मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो सभी के मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं मेरी तरफ से आप लोगों को नोट्स देता हूं, जिसके आप लोग वहां से हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, सारा का सारा पूरा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इसके बाद लगेगा लेकिन, अगर कोई भी बच्चा अगर अपने हाथ से अगर इन चीजों को लिखता है बजाय प्रिंट करवाने के, तो उसको ये चीजें एक बार खुद के हाथ से लिखेगा तो ज्यादा याद रहती हैं। तो अगर आप लोग मेहनत करना चाहो, मेहनत अगर करो, तो अपने हाथ से एक बार लिख लेना। बाकी मैं तो आप लोगों को प्रिंट फॉर्म में सभी लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग अपनी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। नोट्स हमेशा मिलेंगे किसमें, अपडेट सेक्शन में। आपको 2 या 3 दिन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा। एक बार तो 2-3 दिन ऐसे ही पढ़ाऊंगा। नोट्स हमेशा आप लोगों को मिलेंगे अपडेट सेक्शन में। अपडेट सेक्शन आप लोग पढ़िए, पहुंचिए और आप लोग वहां पर देख लीजिए। काफी बार आप लोग, एक नया ऑप्शन यहां पर आया है, अगर आपने देखा है अपने ऐप के अंदर, तो एक कम्युनिटी का ऑप्शन अपने पास है। कम्युनिटी पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं काफी बार काफी सारी न्यूज, कोई रिजल्ट आया है या कोई और भी अपडेट करता रहता हूँ। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में आपको क्वेश्चंस भी, नए क्वेश्चंस जो बनते हैं मान लीजिए, वो भी मैं वहां पर प्रोवाइड करवाना शुरू करूँ। तो कम्युनिटी पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट ये था, मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। पहली क्लास है, मैं एकदम छोटी छोटी चीजें बताना चाह रहा हूं, जो आप लोगों को यहां पर देखिए, याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास, पहली बात ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है अपने पास बी, और ये ट्रायंगल है अपने पास सी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो अपने पास 180 डिग्री होता है। बात तो बिल्कुल आप लोगों की ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स को या पॉइंट को अगर हमें दर्शाना है, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तो उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए से। कोई भी पॉइंट अगर दर्शाना है कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से या कैपिटल डी से, इनसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल से। और कोई भी लाइन अगर दिखानी हो तो वो हम लोग लिखते हैं स्मॉल से, स्मॉल से और स्मॉल से। ये अपने पास जो होते हैं, ये होते हैं इंटीरियर एंगल। और ये जो अपने पास होता है, ये जो बाहर की तरफ अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ा दें, तो ध्यान रखना, कुछ बच्चों को, मैंने बहुत मेरी ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत बार देखा है, बच्चे को ये नहीं पता होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, याद रखना, कोई भी एंगल अगर अपने पास ऐसा है, अगर ये एंगल है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता। अपग्रेड सेक्शन नहीं, सौरभ, अपडेट सेक्शन, अपडेट भाई, अपडेट। आप अपग्रेड ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। अपडेट सेक्शन एक होता है, उसमें मिल जाएंगे, आपको जरूर मिलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं, किसी भी एंगल के लिए ये अपने पास इंटीरियर पार्ट होता है और ये अपने पास एक्सटीरियर पार्ट होता है। तो यहां पर देखते ही बच्चा क्या सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बचपन में थोड़ा बहुत याद रहता है, इसको बोलता है वो इंटीरियर एंगल, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा है वो।
इंटीरियर एंगल या अंतःकोण इनको हम लोग बोलते हैं। अंदर की तरफ अगर हैं तो अपने पास एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, लेकिन बच्चा सोचता है कि एक्सटीरियर एंगल ये पूरा है। ध्यान रखना, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल पूरा नहीं होता। तो फिर सर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? इसको अगर आगे आप लोग बढ़ाओगे तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, अपने पास ये वाला जो भाग है वो एक्सटीरियर एंगल है। ये आप लोग याद रखना, किधर भी आप लोग बढ़ा लो, इसको नीचे की तरफ बढ़ा लो तो ये वाला जो अपने पास एंगल होगा इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य कोण। क्या सर एक ही वर्टेक्स पर होता है, चार तीनों वर्टेक्स पर होता है? ध्यान रखना, इधर भी होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर नहीं होता, पहले लाइन आगे बढ़ाओगे उसके बाद जो बने उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। पहली क्लास है, हर छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ आपका एच और एन आप लोगों को बोलते रहना है। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, लेकिन वो याद नहीं रखना आपको। आपको याद क्या रखना है? याद रखना एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसको आगे बढ़ाने पर अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एक्सटीरियर एंगल अगर मैं अल्फा नाम दूं तो ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको याद होगी, नहीं होगी तो अब याद कर लेना। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? ऑलवेज बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। याद रखना, बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कोणों का योग, अंत और अभिमुख इंटीरियर अपोजिट का मतलब तो समझ गए हो क्या आप लोग? होगा होगा शुभम। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई, सिस्टमेटिक तरीके से, आप चिंता मत करो। कोई चीज मैं आपकी छोड़ूंगा नहीं। ये तो पहली क्लास है ओनली, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इंटीरियर अपोजिट का मतलब अपने पास ये इंटीरियर है और इनका जो सम होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके अपने पास बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर और अपोजिट के बराबर होता है। जब भी कोई भी चीज अगर आप लोग देखो, एक बात याद रखना, ज्योमेट्री में जो भी चीज अगर आप लोग देखते हो, एक बात ध्यान रखना कि उससे पहले आप लोग क्यों लगा दो, कि ऐसा क्यों हुआ, बस क्यों लगा दीजिए उससे पहले सभी लोग, सारे के सारे बच्चे। अगर आप लोगों को ये चीज सीखनी है तो ऐसा क्यों हुआ, हम लोग इस एंगल को अगर एक बार एक्स मान लें, ध्यान से समझना, हर चीज बहुत ज्यादा आसान है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया है, प्लस एंगल एक्स बराबर अपने पास होगा 180 डिग्री। पहली बात। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताइए एंगल एक्स बराबर क्या आ गया है? तो एंगल एक्स बराबर आप लोग कहोगे, और इन पर बेस्ड बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, फिर बाद में आप लोग खुद देखोगे कि हाँ यार, इस पर तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है। इक्वेशन एक नाम दो और यहां पर आप लोग छोड़ दो। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल एक्स बराबर 180 माइनस ए माइनस बी। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर बना एंगल, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल अल्फा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 180 है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, मैंने गलती से वाई लिख दिया है, मुझे अल्फा लिखना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो वो हमेशा बराबर होते हैं। तो सॉरी, 180 डिग्री होता है उनका सम। तो अपने पास 180 माइनस अपने पास एंगल अल्फा होगा। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। और मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां से अपने पास एंगल एक्स है, एंगल एक्स है, ये दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर रखने पर 180 माइनस अपने पास एंगल ए माइनस अपने पास एंगल बी बराबर कितने डिग्री होगा? 180 माइनस अपने पास एंगल अल्फा। यहां से 180 से 180 कट गया है, माइनस कॉमन लोगे, यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा और एंगल अल्फा होगा। हाँ ना बताइए, क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से, ढंग से ये चीजें समझा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हम लोगों ने काम में ली, कौन सी? अपने पास इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल ए जो बच्चा नहीं समझ पाया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री। एंगल एक्स के लिए ए और बी को उठाकर इधर ले आए, और यहां से एंगल एक्स प्लस एंगल अल्फा स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। यहां से हम लोगों ने क्या किया, एंगल एक्स और एंगल एक्स को दोनों को बराबर कर लिया, या एक्स का मान निकाल के यहां पुट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये चीजें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ,
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अगर आप लोग कोई भी ट्रायंगल अगर बनाते हो और ये अगर एक्स वाई और जेड है, ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा दिया और ये आगे बढ़ा दिया, तो अगर मैं बात करता हूं कि ये एंगल मैं एक बार एक्स मानता हूं, इस एंगल को अगर मैं वाई मानता हूं और इस एंगल को अगर मैं जेड मानता हूं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा, वो अपने पास कितना होता है, अपने पास होगा किसके बराबर, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं, क्या आप समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए, इधर ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, यहां पर एंगल जो बने, ये एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, उसको छोड़ दो, इंटीरियर को छोड़ दो, और अपने पास इसके बराबर होगा, y प्लस जेड के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर ये जो पॉइंट है वो समझा रहा हूं, ये जो एंगल अपने पास होता है, यहां पर बना जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये मुझे बताइए इंटीरियर अपोजिट के बराबर x प्लस जेड के बराबर होगा। बोलिए, अगर कभी काम में लेना पड़े तो क्या आप लोग काम में ले पाएंगे क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये चीज मैं आपको सिखाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा प्रत्येक बच्चे को। अरे वाह, प्रत्येक बच्चे को समझा पा रहा हूं मैं, ये ठीक है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर थर्ड पर, पॉइंट नंबर 3 पर, और 3 में वापस समझाऊंगा। मान लीजिए ये कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर, अगर मैं एक शहर ए से बी तक जाता हूं, ये ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रोड बनी हुई है, एक्यूट एंगल में एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए, एक्यूट एंगल में एक्सटीरियर एंगल और बताओ भाई क्या क्या पढ़ाना है, आप बताते रहो, मैं वो चीजें बताते रहूंगा, आप मुझे भेज दो, लिख के भेज दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता। छोटा सा काम करो, लिख के भेज दो आप कि सर ये जो चीजें है ना, एक्सटीरियर में इंटीरियर बता दो, इंटीरियर में एक्सटीरियर बता दो, दाएं का बाएं बता दो और बाएं का दाएं बता दो। अजय तिवारी भाई मुझे लिखकर भेज दीजिए कि सर ये नोट्स हैं, ये आप पढ़ा दीजिए, इससे बाहर जैसे कहीं आपको नहीं जाना है। जो घोड़े के लगे रहते हैं ना दोनों तरफ, वैसे तो वो गधे के लगे रहते हैं, लेकिन क्लास में गधे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो मैं घोड़ा बोल रहा हूँ। ऐसा आप लोग कि मतलब इधर भी नहीं देखे, इधर भी नहीं देखे, एकदम ऐसे लंबे से आगे तक पूरी सुरंग टाइप दिखाई दे उसको, पूरी रोड, ऐसा मुझे लिखकर भेज दो आप, क्या क्या बताना है भाई। उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता रहूंगा, कोई चीज मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा फिर आपको, नहीं। अजय तिवारी भाई शायद कहीं थोड़ा बहुत देख के आए होंगे कि एक्यूट में, ये सब में होता है भाई। अजय मैं मेरी तरफ से बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो यार तिवारी साहब। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर थोड़ा हिंदी, कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा इंग्लिश, एक काम करो, थोड़ा सा हिंदी वाले इंग्लिश में आ जाओ, थोड़ा इंग्लिश वाले हिंदी में आ जाओ। दोनों टर्म्स जो है वो मैं सारी लगभग इंग्लिश में यूज करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे आ सकते हो, थोड़ा मिक्स में आ जाओ यार। कुछ बच्चे तो कल परसों मैसेज आया था कि सर मैं उड़ीसा से हूँ, आपसे मैथ्स पढ़ने के लिए हिंदी सीख लिया मैंने, तो थोड़ा आ जाओ थोड़ा सा, नहीं, दोनों तरफ से ही नीचे आ जाओ, कुछ हिंदी सीख लो, कुछ इंग्लिश सीख लो। देखिए क्योंकि मैथ्स में आपको चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजन चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, मैथ्स मैथ्स ही होता है, मैथ्स की खुद की लैंग्वेज है, ए और सी है, लाइन है, मतलब मैथ्स है, बस बात खत्म। मुझे बताओ, एक तो मैं ए से सी तक आप लोगों के लिए डायरेक्ट जाता हूं, एक तो मैंने कहा मैं ए से सी तक आप लोगों के लिए डायरेक्ट जाता हूं, और दूसरा मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि मैं ये एक काम करता हूं, ए से सी तक एक सीधी रोड है, ए सिटी से सी सिटी तक। दूसरा मैं ये बोलता हूं कि यहां से थोड़ा सा एक पॉइंट है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक दूसरा शहर सी, ए बी है, पहले मैं बी में जाऊंगा और फिर मैं सी में जाऊंगा। तो मुझे बताइए लेंथ यहां से यहां थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, इतना ऊपर भी नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर हो, यहां ही अगर हो, तो अगर ये पॉइंट बी अगर सिटी थोड़ा सा साइड में अगर है, तो मुझे ये बताइए अब पहले ए से बी पर गए और फिर बी से अगर सी पर आए, तो क्या अपने पास लेंथ ए से सी तक की जो दूरी है वो अपने पास, एक तो आप डायरेक्ट, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, एक तो डायरेक्ट ए से सी पर जाते हो आप, दूसरा थोड़ा सा ही ऊपर पॉइंट है, ए से आप बी पर जाते हो और बी से आप सी पर जाते हो, तो मुझे बताओ लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, आपके द्वारा कवर की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो गया, बराबर हो गया, आप सोचिए। क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, एक एक तो आप लोग डायरेक्ट जाते हो, एक ऐसे जाते हो, तो ये इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास हुआ, ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं हम लोग। आज स्टूडेंट मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा ही हैं, लेकिन घबराना मत, 4 या 5 दिन की बात है, फिर जो बच्चा रियल में पढ़ने वाला होता है वही रुकता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि हमारे तो कमेंट भी ऐसे जा रहे हैं सर, तो आप घबराना मत, थोड़ा सा ही अपने पास यहाँ पर होगा क्या, 5 दिन में सिर्फ पढ़ने वाले रुकते हैं। फिर एक दिमाग में होता क्या है, क्या आपको पता है क्या कि आपका खुद का दिमाग भी आपको मूर्ख बनाता है। जैसे कभी भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, कि जैसे आपका एक दिन ऐसे लगा कि आज तो मुझे रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा यार, घर वालों से बात हो गई,
मम्मी ने सीरियस कर दिया आपको कि बेटा हमारा तो पूरा, अगर तेरी नौकरी लग जाएगी तो जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है ना, नहीं तो हम तो बर्बाद हैं। तो कभी कभार आप लोग बात करते हो उसमें, कभी कभार आप सीरियस हो जाते हो। फिर होता क्या है कि आपको लगता है कि आज मैं डेली तो पढ़ते नहीं, जो बच्चा डेली पढ़ता है उसके तो कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट डेली नहीं पढ़ता वो सोचता आज 3 बजे तक मैं पढ़ूंगा। रात को खाना वाना खाकर आप लोग बैठ जाते हो 9 बजे तक कि अब मैं पढ़ूंगा यार, आत्मा जागृत हो गई आपकी कि अब तो पढ़ना है। फिर आपका दिमाग जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे तक तो पढ़ता है, फिर लगता है यार आज तो ये सच में पढ़ेगा, मैं तो सोच रहा था बड़ी बड़ी फेंक रहा है। आपका खुद का दिमाग अंदर ही अंदर बातें करता है। फिर क्या होता है कि वो आपके पास एक सिग्नल भेजता है कि यार बहुत देर होगी पढ़ते हुए, तो चलो इतनी देर लगातार भी नहीं पढ़ा, कहीं से आप सुना हुआ है कि लगातार 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। आप लोग वहां पर पानी पीते हो, सोचते हो 1 मिनट के लिए मोबाइल देखता हूँ। तो कुछ बच्चे तो मोबाइल देखने के चक्कर में कोई मैसेज आया हुआ मिलता है और उसके बाद शुरू हो जाती है उनकी चैटिंग, और रात को 3 बजे तक कब 3 4 बज गए उनको पता ही नहीं लगता। लेकिन एक दूसरे टाइप के बच्चे भी होते हैं, उनको लगता है कि ना, आज तो मुझे 3 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, 11 बजे साढ़े 10 बजे के लगभग की ये बात है। तो आपका दिमाग पानी पी के आप फिर बैठ जाते हो, क्योंकि आज आपने पक्का ठाना है, आत्मा जागृत है आपकी आज, कि आज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। दिमाग फिर पढ़ता है आधे घंटे के लिए, 11 बजे सोचता है यार ऐसे तो नहीं सो रहा है। फिर आपके कोई और सिग्नल भेजता है, जैसे उबासी आनी शुरू होंगी आपको, फिर लगता है कि यार आज तो पढ़ूंगा, चाय बना लेते हो, चाय पी लेते हो, फिर पढ़ लेते हो, 12 बज जाते हैं आपके पढ़ते पढ़ते। फिर दिमाग आपको और सिग्नल भेजता है, खुजली उजली आनी शुरू होती है इधर उधर थोड़ा सा। फिर लगता है यार कमर दर्द हो रही है, बैठे बैठे नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी देर लेट के पढ़ता हूँ, फिर बैठ के पढ़ूंगा, नहीं तो कमर दुखने लग जाएगी। फिर आप लेटते हो और सर्दी में कब नींद आती है आपको खुद को ही नहीं पता लगता। सुबह देखते हो अरे यार बुक तो यही है। तो ये जो चीज है, आपका दिमाग आपको क्या कहेगा पता है? तो बच्चे आज पहले दिन मतलब परेशान मत होना, उनको मैं बता रहा हूँ, 4 या 5 दिन तो कुछ बच्चे रेगुलर आएंगे। फिर 5 दिन बाद उनका दिमाग कहेगा कि यार आज तो शाम को है ना, पार्टी करते हैं, ये जो क्लास है ना रिकॉर्डेड तो मिल ही रही है, इसको मैं आप लोगों को कल दिन में, कल संडे भी है तो कल दिन में देख लूंगा इस चीज को। फिर दूसरे दिन में टाइम नहीं मिलता, एक क्लास फिर दूसरे दिन हो जाती है, वो आपकी हो जाती है एक्स्ट्रा, फिर एक क्लास एक्स्ट्रा, फिर 2 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, ऐसे होते होते आप सोचते हो कि संडे को है ना मैं सारी क्लास देख डालूंगा। और आगे तो समझ में आएगा नहीं जब तक पिछली नहीं देखोगे, संडे को जब आप डेली एक नहीं देख पा रहे हो तो संडे को 6 क्लास कहां से देखोगे? लेकिन दिमाग ने आपको सिग्नल भेज दिया कि 6 क्लास संडे को देख डालूंगा। फिर क्या होता है, आप लोग संडे को नहीं देख पाते, मंडे आ जाता है, और फिर ऐसा होता है कि आप सोचते हो यार ये चैप्टर तो जाने दो, अगला चैप्टर मैं शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पानी हाथ में कसम खाई, और अगला चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़ूंगा, अगला चैप्टर फिर निकल जाता है। तो जो बच्चा शुरुआत में, आप डरना मत, आप घबराना मत मेरे भाई, आप चिंता मत करो, जो बच्चे रेगुलर नहीं आएंगे, एच और एन बोल, वो एच और एन इसीलिए मैं बुलाता हूँ ताकि आपका रेगुलर आने का मन करेगा। कोशिश करना हो सके तो आप लोग सारे लोग लाइव आया करो, लाइव नहीं आ पाओ तो आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो, लेकिन लाइव का मतलब आप टाइम वेस्ट मत समझा करो उसको, रियल में यही होता है। तो आओ मुझे बताइए, क्या अपने पास ऐसे जब भी पहुंचते हो तो बी पॉइंट को यहां बनाने के लिए, मतलब बजाय सही समझाने के लिए थोड़ा ऊपर मैंने बना लिया है, क्या अपने पास दो साइड्स का सम, मुझे बताइए दूसरी साइड से यहां जाकर अगर आप लोग पहुंचोगे यहां से यहां तक, तो क्या आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी क्या? और इसी रूल को मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। मुझे बताइए किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम, कोई भी दो साइड अगर आप लोग जोड़ते हो, ए प्लस बी अगर जोड़ते हो, दो साइड्स का सम, क्या वो हमेशा तीसरी से बड़ा आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप लोग ऐड करो, ए प्लस सी बड़ा होगा किससे? बी से। किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होगा वो अपने पास थर्ड से हमेशा बड़ा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड अगर करोगे वो डायरेक्ट डिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा। क्या आप लोग याद कर लोगे क्या? एक बच्चा अभी भी कह रहा है क्यों, जबकि अभी भी मैं समझा के आया हूं। एक तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग पहुंचिए बी से सी पर, आप लोग डायरेक्ट एक शहर में पहुंचिए, और दूसरा आप लोग पहले जाते हो बी से ए पर और फिर ए से सी पर, तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वो क्या डायरेक्ट डिस्टेंस से ऑलवेज बड़ी होगी क्या? वही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? दो साइड्स का जो सम होगा हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें, आज पहली क्लास है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, मैं बेसिक टाइप चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए, एक नॉर्मली एक स्टूडेंट जो होगा उसके लिए होगा क्या कि पहले तो वो मैथ्स पढ़ता है, ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि पहली क्लास है भाई, तो मैं छोटी छोटी चीजें अपने क्लास के जो रूल है वो बताता रहूंगा। फिर वो एक क्लास और करता है, मान लो इंग्लिश करता है, तो उसका 3 घंटे का तो यहाँ टाइम है स्क्रीन टाइम, और 3 घंटे का यहाँ टाइम है, 1.5 घंटे का, सॉरी 1.5 घंटे का यहाँ है, 1.5 का यहाँ होगा अप्रोक्स, और अपने पास 3 घंटे ये होंगे और 1 घंटे कोई और क्लास उसने ज्वाइन कर रखी होगी, तो टोटल 4 आवर्स तो स्क्रीन टाइम सिर्फ पढ़ने का हो गया। उसके बाद आप लोगों को कम से कम आप लोग 2 से ढाई घंटे अगर देखोगे, एक स्टूडेंट का नॉर्मली 2 आवर्स के अप्रोक्स स्क्रीन टाइम और हो जाता है। कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, कोई फेसबुक देख ली, कभी मतलब व्हाट्सअप देख लिया, कभी आपने टेलीग्राम देख लिया, नोट्स उस पर देखने लग गए, तो आपका टोटल टाइम 6 घंटे हो जाता है। याद रखना मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लेकिन एक स्क्रीन की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब नॉर्मली अगर आइडियल टाइम देखो तो 40 मिनट का ही होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी आंखों को आराम दिया करो, अगर कोशिश किया करो कि दूसरी साइड आप लोग देखो, लेकिन 40 मिनट में हम लोग करने लग जाएंगे तो फिर बहुत सारे ब्रेक हो जाएंगे, सिलेबस नहीं हो पाता। तो 1 घंटे बाद जैसे ही आप लोग, कुछ बच्चे, मैं हमेशा ब्रेक लूंगा,
आप चाहोगे तो भी लूंगा, आप नहीं चाहोगे तो भी लूंगा मैं 5 मिनट का ब्रेक, ताकि आज तो चलो फिर भी बातें हो रही हैं, कल से कोई बातें नहीं होती क्लास में, ताकि 1 घंटे एनर्जी के साथ पढ़ें और अगले 25 मिनट फिर एनर्जी के साथ हम लोग वापस पढ़ सकें। तो इसके टाइम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस कमेंट्स के चिपके रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे के पढ़ते रहते हैं। बजाय ये करने के अपनी आंखों को आप लोग आराम दिया करो, इसलिए कमेंट मैं करूंगा आप लोगों के लिए डिसेबल। साथ ही आप लोग मतलब थोड़ी देर बाद हम लोग वापस मिलते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक होगा, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, रेवेन्यू टाइम होता है, इसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। सर्दी हो गई है भाई थोड़ी सी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखना, पहला तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा जो पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखना। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, आगे ठीक है। एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। याद रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो अपने पास होता है 180 डिग्री। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, ये तो आपको पता ही होगा। एक्सटीरियर एंगल का पता होगा, दो साइड का सम का पता होगा। 3 पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं। चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना, ए माइनस बी, वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसको लेना पॉजिटिव है। मोड का मतलब पॉजिटिव लेना है उसको, और वो हमेशा छोटा होगा सी से। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। बी माइनस सी छोटा होगा ए से, और सी माइनस ए जो होगा वो छोटा होगा किससे? बी से। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। सोनू, ऑफलाइन क्लास तो चल ही रही है भाई, या बार बार क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? ऑफलाइन तो चलती ही है। मॉर्निंग में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और इवनिंग में इस टाइम 6 to 7:30 आप लोगों को मैं प्लस पर पढ़ाता हूँ। प्लस पर यही 1.5 घंटा है मेरे पास, इसके अलावा मैं यहाँ पर ऑनलाइन सिर्फ मैं यहीं पर पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी पर, और कहीं नहीं पढ़ाता। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा एक्सटीरियर के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी से छोटा होता है। अब बात आती है कि सर ऐसा होता क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर कोई पॉइंट आप लोग अगर देखते हो तो उससे पहले हमेशा लगा दीजिए आप लोग क्यों। इसका कारण क्या है, ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, ये आप लोग लगा दीजिए। हमेशा क्यों का मतलब आपको अगर आएगा तो मैथ्स अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं खुद की तरफ से बताऊंगा, याद रखना कि कैसे आया। इन दोनों से मुझे बताओ, अगर मैं इसको आगे भेज दूं, यहां से ए बड़ा होगा सी माइनस बी से, बोलो लिख सकता हूं क्या? और इससे अगर आप लोग आगे भेज दोगे, सी को अगर आगे भेज दोगे इस साइड बी से, तो मुझे बताओ ए बड़ा होगा किससे, बी माइनस सी से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ए सी माइनस बी से भी बड़ा है और ए बी माइनस सी से भी से बड़ा है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पॉजिटिव लेना आपको, चाहे बी माइनस सी हो चाहे सी माइनस सी हो, तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए। बी माइनस सी ले लो या सी माइनस बी, मतलब आप तो पॉजिटिव ले लो, मोड का मतलब पॉजिटिव होता है, और ये ग्रेटर देन होगा ए से। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आया इस प्रकार से, ये इससे और इससे, अगला कोई भी प्रूव करना है तो दो दो से आया है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास जो एक वैल्यू है ए, वो अपने पास -2 से बड़ी है, और ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो वैल्यू है वो 2 से भी अपने पास बड़ी है। ए का मान 2 से भी बड़ा है और -2 से, दो लाइन बात मैं बोलता हूं, तो आप लोग यहां पर कहोगे सर ए का मान, इसका मतलब ये ज्यादा ठीक लग रहा है। मैं एक ए का मान -2 से भी बड़ा है और ए का मान 2 से भी बड़ा है। अगर मैं कहूं कि आपकी हाइट जो है ना वो अपने पास 5 फीट से भी बड़ी है, आपकी जो हाइट है वो ग्रेटर देन अपने पास 5 फीट, अपने पास 5 फीट है, आपकी जो हाइट है 5 फीट से बड़ी है, एच का मान 5 फीट से अपने पास बड़ा है, और दूसरा मैं बोलूं कि आपकी जो हाइट है वो 6 फीट से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा सही नहीं है क्या कि 6 फीट से भी ज्यादा होगा? 5 पॉइंट मैं बोलूं क्या 5.5 है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं है सर, क्योंकि 6 से ज्यादा दे दिया दूसरा। तो यहां पर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग पहले ले लेते हैं कि 2 से बड़ा है, तो मैं बोलूं क्या 1 से बड़ा होगा क्या ए, तो आप लोग इसको कहोगे कि नहीं होगा सर, 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा लाइन ये बोल दिया कि 2 से बड़ा है, पहले तो बोला -2 से बड़ा है, फिर थोड़ी देर रुक के बोला 2 से बड़ा है, तो ये ज्यादा सही नहीं है क्या? क्या 3 है क्या? ए का मान 3 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? तो जैसे ए का मान क्या 1 हो सकता है क्या? ये बड़ा नहीं, ये छोड़िए, क्या ए का मान 1 हो सकता है क्या? आप कहोगे, मना करोगे। चल शुरुआत में तो लग रहा था हो सकता है, लेकिन बाद में इसने जैसे ये लाइन बोली कि ए का मान 2 से बड़ा है, तो ए का मान 2 1 नहीं हो सकता। क्या ए का मान 1.5 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर शुरुआत में तो लग रहा था लेकिन बाद में नहीं हो सकता। तो हम लोग बड़े वाली वैल्यू को बाद में फाइनल मान लेते हैं। तो इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है क्या पता? तो हम लोग बोलेंगे एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। चाहे अपने पास इसको ले लो 3 और इसको ले लो 4। तो सी माइनस बी करोगे तब तो होगा नेगेटिव, और बी माइनस सी करोगे तब होगा पॉजिटिव। तो हम लोग ये बोलते हैं कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव अपने पास हो, बड़े वाले से अपने पास बड़ा है। बोलिए, मैंने काफी एक्सप्लेन इस चीज को किया है, क्या समझ पाए हो? क्या नहीं समझ पाए अगर आप लोग, तो इतना याद रखना, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ना ना, कोई लॉकडाउन नहीं है भाई अभी तो। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। एक बच्चे का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब मेहनत करो जिंदगी में और खूब आगे बढ़ो। देखिए, ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर से कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा है, देखिए ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करना। एक अपने पास ट्रायंगल है जिसमें अपने पास जैसे इस टाइप से, याद रखो आप लोग, ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं एसएससी का। ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड अपने पास 10 है, तो मुझे बताओ यहां पर ये साइड अगर ए है तो ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा? अमन, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह क्यों हो भाई? पहले तो मुझे ये बताओ, इसका कारण बताओ। इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो भाई दो दो जगह? देखिए ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, तीसरी साइड ए है तो दो साइड का सम तो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दो साइड्स का, ये बात उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। तो मुझे बताइए, अगर अपने पास ये इंटीजर हो, अगर a का मान कोई भी इंटीजर अगर हो, a का मान एक पूर्णांक अगर है, इंटीजर अगर है, पूर्णांक अगर है, तो मुझे बताइए a की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप लोग कहोगे सर a का जो मान पॉसिबल है वो अपने पास 7 पॉसिबल है, अपने पास 8 पॉसिबल है, 9 है, और अपने पास 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो बताओ कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप लोग यहां पर बोलोगे कि सर यहां पर अपने पास कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप लोग सभी लोग बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसी सर 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
अगर मैं बोलता हूं ए का मान इंटीजर है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए की वैल्यू इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनाने संभव हैं? तो अपने पास 7 ट्रायंगल बनाने पॉसिबल हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। या अपने पास नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर कभी भी पूछा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी छोटे वाली साइड होती है उसको 2 से हम लोग इंटू करते हैं और -1 करते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल हैं? 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल अपने पास पॉसिबल हैं। एन यहाँ पर छोटे वाली वैल्यू है, 2n-1, ये अपने पास आंसर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जैसे सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, हम थोड़ा सा कम समझ पाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझना, ए बी और सी अगर अपने पास ट्रायंगल है, तो बताइए अगर ये साइड अपने पास 7 है, ये साइड 9 है, ये साइड अगर ए है और ए का मान अगर इंटीजर है, तो बताइए ऐसे कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? ए अगर इंटीजर अपने पास है, पूर्णांक अगर है, तो कितनी वैल्यू, कितने ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो इस टाइप से अगर कभी भी आपसे पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी साइड कौन सी है, 7, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 को इंटू करते हैं हम लोग 2 से, 7 इंटू 2 और -1 करते हैं, तो अपना आंसर कितना होगा, 13। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एक बात जो आप लोगों को मुझे समझानी चाहिए, जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोग मुझे समझाओगे, क्या अपने पास यहां से 10 से 20 के बीच में, 10 से तो बड़ा अपने पास हो और 20 से छोटा अपने पास हो, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो इतने जो नंबर पॉसिबल हैं, वो ध्यान रखना कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ना तो 20 लेना है, ना 10 लेना है। तो अपने पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, कौन कौन से, अगर इंटीजर में, इंटीजर की बात कर रहा हूं, ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अपने पास यहां तक की वैल्यू पॉसिबल है। ये 3, 3, 6 और 3, 9, तो आपको हो गए 9 वैल्यू पॉसिबल है। तो याद रखना, हमें ना तो 20 लेना है ना 10 लेना है, इसके बीच का मान अगर हम लोगों को चाहिए, तो दूसरा तरीका ये भी होता है, 20 में से 10 माइनस करके, क्योंकि 20 और 10 दोनों नीचे हैं, एक और माइनस किया करो। ये तरीका होता है किसी भी संख्या के बीच में निकालने का। क्योंकि आप लोग यहां से 10 से 20 के बीच तो निकाल लिया, लेकिन 100 से, मैं बोलता हूं 100 से तो बड़ा और 300 से छोटा कितने नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लिखकर चेक करोगे हर चीज। इसका मतलब ये होता है कि 300 में से आप लोगों को 100 माइनस करना, बीच के नंबर अगर निकालने तो 200 नहीं होते, उसमें से एक और माइनस करोगे तो 199 होंगे। बोलिए इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? दादा ये नया बैच है, देखिए आप बिना मतलब एन लिखोगे तो भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर कहोगे कि सर मेरे को अनब्लॉक करो। क्योंकि थोड़ा सा सीरियस हो यार, हर चीज मजाक में लोगे तब तो कैसे, अब ये चीज मैंने बताई है कि नो, या तो नो ले लो या एक घटा लो। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, याद करना है। क्योंकि आप जन्मते ही दादा बन जाते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। ये सोच रहा है कि कोई दादा बोलते हैं मैं दादा बन जाऊंगा। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझा देता हूं, किसी भी नंबर के बीच में अगर निकालना है, क्योंकि फिर पढ़ने वाले बच्चे भी हैं दादा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्योंकि यहाँ पर रियल में कुछ सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट भी हैं, उनको अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ढंग से, मुझे उनकी चिंता होती है, आपकी कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप क्वेश्चन पूछोगे, आप एन लिखोगे, आप कुछ भी लिखोगे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है रियल में जिनका सिलेक्शन होने वाला है, या रियल में जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। -1, तो मुझे बताइए कितना होगा अपने पास, 499, बोलो ठीक है क्या? यहां पर अब मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर देखना, क्योंकि मुझे इधर से काफी फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूं मेरी क्लास में मैं 100% बच्चों को समझा पाऊं। मैं इधर से इतनी कोशिश करता हूं कि 100% स्टूडेंट को मैं समझाऊं, ताकि प्रत्येक बच्चा ढंग से, बढ़िया तरीके से, ठीक टाइप से मैं उसको समझा पाऊं। ये साइड अपने पास सी है, ये साइड अपने पास बी है और ये साइड अपने पास ए है। मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताना, सभी लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ए का मान कहां से, मान लो बी अपने पास छोटी वैल्यू है और सी अपने पास बड़ी वैल्यू है, दोनों में से बी छोटा है, ध्यान रखना, और सी अपने पास बड़ा है, तो ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा? तो आप बोलोगे कि सर ए का मान सी माइनस बी से तो बड़ा होगा, सी माइनस बी से तो बड़ा होगा, और ए का मान अपने पास सी प्लस बी से छोटा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर या इस अगर आप लोग इसको चाहो तो आप लोग एन भी मान सकते हो, इसको मैं बी नहीं मान के कोई साइड की लेंथ मान लो एन मान लो मैं, तो मुझे बताओ सी बड़ी साइड है और एन छोटी साइड है, तो क्या आप लोग बी की जगह एन मान लो देखने के लिए, तो क्या सी माइनस एन होगा मुझे बताइए, और दूसरा क्या होगा अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, क्या सी प्लस एन होगा क्या? अब ये बताओ ए अगर इंटीजर है,
ए अगर इंटीजर है तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए कितने एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पर, कोशिश करो समझने की। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 9 अपने पास बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और -1, तो एक एक कितने मान पॉसिबल होंगे? इसके लिए क्या सी प्लस एन में से बड़ी मान में से मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ छोटी वैल्यू सी माइनस एन, और लास्ट में मुझे बताइए क्या 1 माइनस भी करना पड़ेगा क्या? तो यहां से c प्लस एन माइनस सी प्लस एन -1 अपने पास, और ये जो अपने पास है c से c कट गया, तो मुझे बताइए क्या 2n-1 ये अपने पास आता कहां से? छोटे नंबर को डबल करके इन -1 क्यों करते हैं? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि छोटे नंबर को डबल करके -1 क्यों करते हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हर चीज मैं मेरी तरफ से समझाता हूं क्यों आया, कोशिश किया करो, कोशिश किया करो, कोशिश किया करो। अब मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला कि यहां पर अगर ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, यहां पर ए बी और सी है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक ए, देखिए ध्यान से सुनना, एसएससी में कभी भी प्रूव करना नहीं आएगा कि इस चीज को प्रूव करो, ना तो आज तक आया है ना ही भविष्य में कभी आने वाला है कि प्रूव करके आप लोग बताइए। अगर किसी बच्चे को मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद अगर नहीं समझ में आया, 2-3 एग्जांपल दिए, फिर ये लिया, इसमें से माइनस किया -1, तो फिर आप लोग उसको याद कर लिया करो सभी लोग, क्योंकि आना तो वहां पर यही है कि अपने पास कितने ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो फिर अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो इस चीज को याद कर लिया करो कि अच्छा ये होता है, मेरे समझ में नहीं आया लेकिन याद कर लो, मैं पूछूंगी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल है, ऐसे ट्रायंगल कितने पॉसिबल है कि इसमें क्या क्या साइड हो, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट, क्योंकि अपने पास साइड जो हो सकती है वो अपने पास यहाँ पर कुछ भी साइड हो सकती है। पॉइंट में अगर बात करें ए का मान, तो ए का मान ध्यान रखना अपने पास कितना होगा, एक से तो बड़ा होगा और किस से 17 से छोटा होगा, तो 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, ए का मान कितने भी हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, एक से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ ए का मान अगर इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? तो आप लोगों के समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णांक अगर मतलब फिर पॉइंट में नहीं आएगा, फिर तो 2 3 4 5 वो तो या तो लिख कर देख लो या अपने पास तरीका है कि क्या करोगे, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटी संख्या को 2 से इंटू करके -1 कर दिया करो और आंसर कितना आ जाएगा 15। नहीं पता लगे तो आप लोग क्या करोगे, इसके बीच में कितनी संख्याएं 2 3 4 5 6 ऐसे अंगुलियों पर काउंट कर लेना, तो भी अपने पास 15 आएगा। ये बात बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? देखिए, अब अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, ये इस टाइप से अपने पास बनता है, ध्यान से समझना। हमारा जो क्वेश्चन बनता है, वो इस टाइप से अपने पास होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास है, तो अपने पास ये साइड 4 थी, ये साइड 5 है, तो मुझे बताओ तीसरी साइड कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? ये लो, ए, बी और सी। तो ये साइड अपने पास 4 होगी, ये साइड अपने पास 5 होगी। तो मुझे बताइए सबसे पहले ए अगर कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में लिखेगा ए का मान इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो अपने पास बन सकता है वो ये बन सकता है कि एक की रेंज आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन, एक की रेंज आप लोग कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो ए का मान मुझे बताइए। अपने पास ए का मान एक से तो बड़ा होगा, डिफरेंस से हमेशा बड़ा, और इससे हमेशा छोटा होगा। पहला क्वेश्चन ये एसएससी में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक बच्चा 2 to 8 लिख रहा है, 2 से 8 नहीं होगा, एक से बड़ा और 9 से छोटा। अगर अपने पास यहां पर एक बार इंटीजर नहीं दे तो ये होगा, लेकिन इंटीजर देने के बाद अगर कहे कि ए का मिनिमम मान बताओ, ए का मिनिमम मान आप लोग बताइए, ऐसा अगर पूछ ले तो ए का मिनिमम मान बताओ कितने होंगे? तो ए का मिनिमम मान मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 2 होगा क्या? अपने पास तीसरा जो अपने पास कहेगा वो कह रहा है ए का मैक्सिमम, कुछ भी पूछ सकता है वहां पर। एग्जाम में हमें एग्जामिनर पहले थोड़ी ना बताता मैं क्या पूछूंगा। ए का मैक्सिमम वैल्यू आप लोग बताइए, ये आप लोग बताओ चलो। तो ए का मैक्सिमम मान क्या 8 होगा क्या? 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेता है, ए का, ए की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, ए के कितने मान संभव हैं, पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी? तो मुझे बताइए ए की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो अपने पास 4 को इंटू छोटे वाले नंबर को इंटू करते हैं 2 से और 1 घटाते हैं, तो अपने पास आंसर कितना होगा 7। तो वो क्या पूछा इस चीज पर डिपेंड करेगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से वो ये भी बोल सकता है, ध्यान से समझना, तो इससे कौन कौन से ट्रायंगल बनाने पॉसिबल है, तो इसका एक तो ट्रायंगल होगा कौन सी साइड, 4 5 2 से बनेगा, और कितना बनेगा मुझे बताओ, 4 5 3 से बनेगा, 4 5 3 होगा, और कितना होगा, तो अपने पास 4 5 4 होगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल इतने बनेंगे, 6 7 ट्राइंगल कौन कौन से होंगे वो मैं बता रहा हूँ। 4 5 5 होगा, फिर 4 5 6 होगा, 4 5 एंड 6 होगा, फिर 4 5 एंड 7 होगा, 4 5 एंड 7 होगा, और उसके बाद मुझे बताइए कितना होगा, 4 5 एंड 8 होगा। ये अपने पास 7 ट्राइंगल बन जाएंगे, बोलिए ठीक है क्या?
एक से एक बच्चे को कह रहा है कि 8 कैसे। आप एक काम करो, 1 से बड़ा और 9 से छोटे इंटीजर लिख कर देखो। आपके अगर आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, देश में, आपका जो देश है उसमें अगर 3 साल का कोई बच्चा पढ़ रहा है कहीं पर, या उससे आप लोग पूछना कि यार काउंटिंग बोलना, एक बोलने के बाद उसको कहना रुक, और फिर आगे बोलना 9 के पास, फिर बीच बीच में आप करते जाओ कि छोटी वैल्यू कौन सी आएगी। ए का मान 1 से बड़ा और 9 से छोटा, वो जो भी संख्या बोले उसमें देख लेना छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा। घर पर हो तो घर पे ढूंढना पड़ेगा, पड़ोस में देखना पड़ेगा, गली में देखना पड़ेगा, मोहल्ले में देखना पड़ेगा, शहर में ढूंढना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे अपने पास स्टेट में, या आसपास 4-5 स्टेट मिलाकर ऐसे ढूंढिए। आप ये नहीं समझ पा रहे हो यार कि 1 से 9 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। ये एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जो मैं बताना बहुत सारे बैचेज में भूल जाता हूं, कि ये बैच एसएससी का है भाई। ये जो बैच है वो पढ़ाता तो मैं सब हूं, लेकिन ये बैच एसएससी का है, तो ये चीजें भी आप लोग साथ साथ याद रखिए। तो पहली क्लास इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। उसको बोलना कि 1 से 9 तक काउंटिंग करो, और 1 और 9 को हटा देना आप लोग, और देखना कितनी संख्या है। मैं तो सोच रहा हूं आपको और स्टैंडर्ड से पढ़ाऊं, लेकिन आप तो उसी उसी चीज में घुसे जा रहे हो जो अपने पास, मतलब यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर कभी भी अपने पास एक साइड अपने पास 3 है और एक साइड अपने पास 5 है, तो मुझे बताइए ए का मान अगर इंटीजर है, ध्यान से समझना, ए की वैल्यू अगर इंटीजर अपने पास है, तो बताइए अपने पास इससे बनने वाले ट्रायंगल का अपने पास पेरीमीटर का सम क्या होगा। इससे जितने ट्रायंगल अपने पास बने उनके पेरीमीटर का सम क्या होगा। तो ए का मान मुझे बताइए कहां से कहां तक पॉसिबल है। ए की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी। तो इससे जो पेरीमीटर अपने पास बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे, उनका पेरीमीटर कितना होगा। पहले ट्रायंगल अपने पास साइड होगी 3, 5 और 3। अगला होगा ट्रायंगल जो बनेगा 3, 5 और 4। अगला जो ट्रायंगल बनेगा 3, 5 और अपने पास 5। अगला जो ट्रायंगल बनेगा 3, 5 और 6 होगा। और अगला जो ट्रायंगल बनेगा 3, 5 और अपने पास 7 होगा। बोलिए एकदम ठीक है। यही अपने पास क्या 5 ट्रायंगल बनेंगे, बोलो ठीक है क्या। आप ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो, 3, 5 और इसकी साइड 2 से बड़ी साइड, उस बच्चे से काउंटिंग करवाना तो 2 से आगे वो 3 बोलेगा। 2 साइड तो फिक्स हो गई। ए का मान अपने पास 4 होगा, या तो ऐसे ट्रायंगल लिख लो आप लोग 3 या 4। ये अपने पास ऐसा 3, 5 अपने पास 6 ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ये ऐसे आप लोग लिख लो, या तो ये आपको पता है कि 2 साइड फिक्स हैं, तो यहां से लिखना आप लोग शुरू कर दो। 3, 5 और 3, 3, 5 और 4, तो इनका सभी को आप लोग ऐसे जोड़ लो, क्योंकि करना तो ऐड ही है। तो ये अपने पास 8 अपने पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा। ये अपने पास 13, ये अपने पास 14, और ये अपने पास कितना होगा, 15। या तो इनको आप लोग जोड़ सकते हो, इधर से जोड़ के बाद में ऐड कर लो, या पहले इनको जोड़ लो कि इनका सम 15 होगा। इनका सम क्योंकि करना आसान है, 5 है तो 25 होगा। और इनका सम अपने पास कितना होगा, इसका सम अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के 13, 18, 22 और 25 अपने पास होगा। तो क्या अपने पास आंसर 65 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। पेरीमीटर का सम कभी पूछे तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये थी आज की हमारी बढ़िया सी छोटी सी ठीक ठाक क्लास। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, 2 मिनट, क्योंकि लास्ट में 5 मिनट हम लोग डेली, क्योंकि मैंने इस बैच में ऐसा कोशिश कर रहा हूं मैं कि बच्चों से बात भी की जाए कि क्या डाउट, क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यू, तो मैं बात कर लेता हूं अब आप लोगों से, सभी लोगों से। और आप घबराना मत भाई, धीरे धीरे सभी का नंबर आ जाएगा। एक दिन में तो सभी से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा। यहीं से मैं लगाता हूँ कॉल। ये तो मेरी आवाज मेरे को आ रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। हैंड रेज कितने लोगों ने किया है उस पर बात करते हैं सबसे पहले। कुंदनजीत ने सबसे पहले किया है, इनवाइट करते हैं। हेलो। जी कुंदन भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या आवाज सभी को साफ आ रही है भाई, सभी की। 1 मिनट वेट करना यार, है ना, थोड़ा सा। ओके सर। आज पहली क्लास है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी। अब बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, लाइव क्लास में कैसे नोट्स बनाऊंगा सर। ये जो नोट्स बनाने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ कुछ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, या तो क्योंकि मैं थोड़ा यस सा सर। स्लो ही चलता हूं, जैसे आज 4-5 पॉइंट ही मैंने पढ़ाए हैं। तो या तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बना सकते हैं, या जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ साथ साथ थोड़े थोड़े बना लोगे, तो जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ उसको देखकर फिर खुद के हाथ से अच्छे से बना लेना। सर हैंड रिटन बनाना है सर। हाँ हाँ हाँ, हाथ से लिखने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख कर लेट कर आराम से जो मैं दूंगा उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद के हाथ से एक बार ये सारी चीजें लिखनी चाहिए। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वीडियो को वापस देखो कंप्लीट को, और साथ साथ नोट्स बनाते रहो, लेकिन उससे स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी बच्चे इस टाइप से भी करते हैं और इस टाइप से भी करते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। ओके भाई, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, बाकी कुछ बच्चों से एक दो से मैं और बात करूंगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। हमारी क्लास डेली 1.5 घंटे की होगी। कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई स्टूडेंट अगर डिस्कस करना चाहता है, कोई चीज मुझसे बात करना चाहता है तो वो रुक सकता है। ठीक है, मैं बात करूंगा अब किससे, एक स्टूडेंट से जो है फ्यूचर। सैम की बात होगी। हेलो सर। हाँ सैम बताइए। गुड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने भी न्यू ज्वाइन किया है सर, थोड़ा कंफ्यूज सर, कैसे कैसे सिस्टम क्या करूं। ये जो अपना कौन सा एसएससी देने वाले हैं आप? सर ऐसे सर सीजीएल। सीजीएल कौन सा? सर सीजीएल सर वो इन मतलब ये 2020, 21, 22, 23, 24 कौन से ईयर में हो अभी आप? सर मैं तो अभी सेकंड ईयर में हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सर सेकंड ईयर में हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया यस आपको। सर। यहाँ पर मैं 7 महीने में मैथ्स कंप्लीट करवाता हूँ। यस सर। 3 पार्ट में बांटकर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ओके सर। लास्ट डे भी मैं आपसे बात करूंगा जिस दिन, बस कंटिन्यू रहना। लास्ट डे भी मैं आपसे बात करूंगा कि अब मुझे बताइए आपका मैथ्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को आप मेरे भरोसे छोड़ दो, 7 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको रेगुलर रहना है। ओके सर। ठीक है ना, इतना विश्वास मुझ पर कर सकते हो आप। सर सर ये विश्वास है सर आप पे पूरा। ठीक है ना सैम भाई? यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो मैं डेली कुछ बच्चों से बात करूंगा। आज हमारी क्लास थोड़ी सी ठीक रही है और मैं कल से और थोड़ा सा सिस्टमेटिक, पहली क्लास में देखिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मैं आपको कम समझा पाऊंगा किसी बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है ना, जैसे जैसे मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत आप लोग करोगे, मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाता जाऊंगा। रिंकू हैप्पी बर्थडे। और सभी से धीरे धीरे बात हो जाएगी भाई, है ना? तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।